क्या रोल है और डिटेक्टिव का रोल इन द सेंस कि आप कैसे जस्टिफाई कर पा रहे हो उसको? हाँ, क्योंकि इस छोटे शहर में डिटेक्टिव तो होते नहीं हैं। एक्चुअली सत्यवीर, मेरे कैरेक्टर का नाम सत्यवीर है और है वो PWD इंजीनियर। उसने एक किताब लिखी है जिसका नाम है मनोरमा, और मनोरमा जो किताब है उसकी, उसमें उसका डिटेक्टिव है, उसका डिटेक्टिव के कैरेक्टर का नाम है रघु। तो इसेंशियली उसका ख्वाब है कि वो लेखक बनेगा एक दिन, और लेखक बन चुका है वो। उसने एक किताब लिखी है डिटेक्टिव रघु के ऊपर, पर वो किताब फ्लॉप गई है और उसके ड्रीम्स टूट गए हैं ऑफ कोर्स। पर एक दिन एक लेडी आती है, एक औरत आती है उसके पास, उसने उसकी किताब पढ़ी हुई है और वो कहती है, जैसे आपने कहा आप जस्टिफाई कैसे करोगे, वो जस्टिफाई करती है। वो कहती है कि इस शहर में, छोटे शहर में डिटेक्टिव तो होते नहीं हैं, लेकिन हैं तो डिटेक्टिव रघु के किराएदार नहीं, सॉरी, क्रिएटर को हिंदी में क्या कहते हैं? रचनात्मक नहीं, रचयितक। हाँ हाँ जी। तो जिसने डिटेक्टिव रघु को क्रिएट किया है वो तो हैं आप। और उसे लगता है कि बेसिकली उस औरत को ये लगता है कि आप में वो बात है, जासूसी की बात है, क्योंकि आपने इतनी अच्छी किताब लिखी, इतना अच्छा कैरेक्टर किया है, तो आप मेरे लिए कुछ जासूसी का काम प्लीज़ करिए। उसको पैसे दे देती है और कह देती है कि काम ये है, प्लीज़ मुझे करके दे दीजिए। और इस इंसिडेंट के बाद ये वो एक एमेच्योर डिटेक्टिव बन जाता है एसेंशियली। ओके, जैसे फिल्म में दो हीरोइंस है, एक हीरो है, तो कहीं लव ट्रायंगल का कुछ डाला है क्या इसमें मसला? नहीं, इसमें कोई लव ट्रायंगल नहीं है। और गुल के लुक के बारे में बात करेंगे। गुल, हाँ जी, दोनों का दोनों का लुक जो दिया है एकदम डिफरेंट है। और गुल जैसे ग्लैमरस है, मॉडल रह चुकी है, ये सब कर चुकी है, तो फिर वो एक हाउसवाइफ का जो गेटअप उनको मिला है, किस तरह से उनको, जैसे आप सेट पे भी होंगे तो उन्होंने कभी ऐसा उनको अनकंफर्टेबल या कुछ ऐसा लगा है आपको कभी? गुल को अनकंफर्टेबल? हाँ। नहीं, गुल ने स्क्रिप्ट पढ़ी हुई थी, उसको मालूम था कि उसका कैरेक्टर क्या है और उसको क्या करना पड़ेगा। शी इज़ वेरी कंफर्टेबल। वो तो एक्साइटेड थी कि मुझे ऐसी फिल्म में काम करने का मौका मिल रहा है, ऐसे रोल करने को मिल रहा है मुझे। और ऑफ कोर्स ज़्यादातर उसको नाइटी पहननी थी जो कम्प्लीटली नॉन ग्लैमरस है। पर गुल बहुत सिक्योर लड़की है, इसका ये नहीं है कि मुझे ग्लैमर लुक करना चाहिए, कि नहीं तो लोग ऐसा सोचेंगे मेरे बारे में, कोई ऐसे मुझे देख नहीं पाएगा। उसको मालूम था कि एक सिंपल सी हाउसवाइफ है इस फिल्म में वो, और उसने यही कोशिश की है कि मैं उस रोल को ठीक तरह से निभाऊं, कहीं ग्लैमर ऐड करने की इनसिक्योरिटी उसमें आई नहीं। तो उसने किया जो उसका रिक्वायरमेंट था। ऑफ कोर्स हम मजाक उड़ाते थे उसका कि हमेशा तो नाइटी में पहनी है, तो नाइटी पहनी रहती है। हम उसका मजाक उड़ाते थे कि हमेशा तूने नाइटी पहनी हुई है, और वो भी हंसती थी हमारे साथ ऑफ कोर्स, बट इट वाज ऑल वेरी गुड। इसके पहले आपकी जो फिल्म थी 140 क्लास लोकल, उसमें कैरेक्टर अलग, उसके पहले जो आपकी फिल्म आई थी उसमें कैरेक्टर अलग, इसमें भी एकदम अलग। तो अब ये वेरिएशंस जो ये आपको अच्छे लगते हैं कि आपके पास इस तरह के प्रोजेक्ट्स आते हैं इसलिए आप साइन करते हैं? मतलब क्या आप स्क्रिप्ट किस बेस पे चुनते हैं? जैसे आपने कहा, ऑफ कोर्स स्क्रिप्ट और कैरेक्टर दोनों अच्छे होने चाहिए। अगर स्क्रिप्ट अच्छी है तो ऑब्वियसली कैरेक्टर भी अच्छा ही होगा। और यही कोशिश है मेरी कि मैं सब अलग अलग चीज़ करूं, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर मैं अपने आप को रिपीट करना शुरू कर दूंगा तो फिर वो एक बोर्डम भी आ जाती है अपने काम में। मैं ये नहीं चाहता हूँ कि मैं कहीं भी अपने काम से बोर हो जाऊँ। तो मेरी यही कोशिश रही है कि अगर एक्साइटमेंट रखना है तो फिर अलग अलग काम किया कर। और जैसे कहते हैं रेज द बार, रेज द स्टेक्स। इफ़ यू कीप दैट एक्साइट, यू कीप रेजिंग द बार, फिर वो एक्साइटमेंट भी रहता है हमेशा, चैलेंज आ जाता है हमेशा। एंड आई लाइक दैट। ओके, जैसे कि देओल का टैग है आपके पास, तो अब शुरू से कभी भी फिल्मों में आना चाहते थे कि जस्ट कि बॉबी है, सनी है, धर्मजी है, तो आपको एक इजी रहा आपको फिल्मों में आना, इस तरह से कब हुआ है? ऑनेस्टली फिल्म बैकग्राउंड की वजह से मुझे आसान नहीं रहा है। दोनों का मिक्स था, कुछ पॉजिटिव पॉइंट थे, कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी थे। जैसे आपने कहा कि जो देओल टैग की जो आप बात कर रहे हैं, ऑब्वियसली मेरी पहली 3-4 फिल्मों तक तो सिर्फ उसी पर बात होती थी। अभी लकीली लेस हो गई, क्योंकि 1-2 हज़ार बार तो मुझे पूछ लिया ऑलरेडी इसके बारे में। पर यही था, जो लोग जब सोचना था कि प्रोमो शुरू हुए थे, तब जो लोग हमारे फ़ैन हैं, मेरे भाइयों के फ़ैन हैं, मेरे ताई जी के फ़ैन हैं, उनको लगा कि ये तो दिल लगता नहीं है, पतला सा है,
एक्शन फिल्म भी नहीं है, रोमांटिक फिल्म है, कर पाएगा कि नहीं। और जो लोग उनके फ़ैन नहीं थे उनको ये था कि अच्छा उसको तो इसके लिए तो आसान ही होगा ना, फिल्मी फैमिली से आया है, उसको तो रेड कार्पेट एंट्री होगी इसके लिए इंडस्ट्री में। तो दोनों तरफ से एक नेगेटिविटी आ गई थी। उसके बाद में क्योंकि लोगों को मेरा काम अच्छा लगा तो थोड़ी एक्सेप्टेंस आना शुरू हो गई। आज ऑफ कोर्स आज मैं ज़्यादा रिलैक्स्ड हूँ। आज मैं कह सकता हूँ कि थोड़ा सा आसान हो गया मुझे, आज ऑफ़र ज़्यादा मिलते हैं मुझे। पहले ऐसा था नहीं, सोचा ना था कि रिलीज़ के बाद मुझे इतने ऑफ़र्स नहीं थे। 140 की लोकल थी मेरे पास बस। उसके बाद में आहिस्ता आहिस्ता की ऑफ़र भी मिली मुझे, उसके बाद में हनीमून की ऑफ़र मिली मुझे। पर ईज़ी नहीं रहा है, और अगर ईज़ी एंट्री भी मिल गई आपको तो उसको सस्टेन करना हमेशा डिफ़िकल्ट रहता है, क्योंकि अगर आप में वो टैलेंट नहीं है, आप में वो ठहराव नहीं है, तो फिर ऑडियंस आपको एक्सेप्ट नहीं करेगी। चाहे आप किसके भी बेटे हो, कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा ऑडियंस को एक दे हैव टू बिलीव दैट यू आर कैरिंग इट ऑफ, यू नो। अगर वो बिलीव आप नहीं डाल पाओगे ऑडियंस में, अगर ऑडियंस आपके लिए कहीं एम्पैथी नहीं फील कर पाएगी तो आपको एक्सेप्ट नहीं करेगी। तो कंपैरिजंस का कभी भी आपको डर रहा कि आपको बॉबी के साथ कंपेयर किया जाएगा, सनी के साथ कंपेयर किया जाएगा? आप अपना मतलब एक आइडेंटिटी आपको लोगों में लाने के लिए आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। हाँ, उसमें वो एरिया में थोड़ा ज़्यादा डिफ़िकल्ट रहा, क्योंकि नाम मेरा जो दियोल है उसकी वजह से इमीडिएटली कंपैरिजन शुरू हो गए थे, शुरुआत से ही। मतलब कि शुरू के प्रोमो से ही, जब पहला प्रोमो है वहीं से शुरुआत हो गई थी कंपैरिजन्स। लेकिन ये मुझे मालूम था कि होगा, इसके लिए मैं प्रिपेयर्ड था। आज लकीली कम कंपेयर करते हैं मुझे, क्योंकि वो उन्होंने देख लिया कि एक कंसिस्टेंसी है मेरे काम में, कि अच्छा ये ऐसी फिल्में कर रहा है, अपनी खुद की आइडेंटिटी वो लाने की कोशिश कर रहा है। तो वो अभी लकीली हो चुका है, तो अभी थोड़ा कम हो गया। पर हाँ, शुरुआत में सिर्फ कंपैरिजन ही कंपैरिजन थे, आज भी होते हैं ऑफ कोर्स, पर वो नॉर्मल है, वो नेचुरल है। आई मीन आई गेस हमारा लुक भी सिमिलर है ऑफ कोर्स, तो ऑफ कोर्स विल कंपेयर। तो आप कभी अपने कुछ कैरेक्टर्स या मतलब स्क्रिप्ट्स के बारे में कभी उनसे बात करते हैं कि किस तरह से, या हेल्प कुछ लेने की, टिप्स लेने की कुछ कभी कोशिश की है? ऑनेस्टली स्क्रिप्ट्स पर मैं ज़्यादा हेल्प नहीं लेता हूँ। जब मैं पढ़ता हूँ स्क्रिप्ट तो मुझे मालूम होता है कि मुझे करनी है कि नहीं। कभी कभी अगर ऐसा हो कि स्क्रिप्ट इंटरेस्टिंग है पर मुझे नहीं मालूम, या स्क्रिप्ट इंटरेस्टिंग है पर डायरेक्टर का मुझे नहीं मालूम, तो शायद मैं किसी ना किसी से पूछ लेता हूँ। बट ओवरऑल मैं अपने खुद के डिसीजंस लेता हूँ। स्क्रिप्ट्स मैं पढ़ता हूँ और मैं ही डिसाइड करता हूँ। शायद एक दो आदमी से कंसल्ट कर लूँ। तुझे क्या लगता है? शुरुआत में ज़्यादा किया था, आज मैं कम करता हूँ। बट मेरा डिसीजन होता है हमेशा। ओके, जब फिल्मों में आए, शुरुआत की, तो जैसे अभी आप एक्टिंग शुरू कर चुके हैं, तो लेकिन आपको क्या एक्टिंग ही आपका शौक है कि एक्टिंग के अलावा भी कुछ करते हैं? अभी तो सिर्फ एक्टिंग ही है, पर मैं चाहूँगा कि मैं कुछ और भी शुरू करूँ फ्यूचर में। मैं सोच रहा हूँ कि एक ऑल्टरनेटिव भी होना चाहिए एक्टिंग को लेकर। हाँ, मेरा प्लान है, आई डू हैव प्लान्स टू गो एल्सवेयर, पर अभी तक शुरू किया नहीं मैंने। तो इस वक्त सिर्फ फोकस मेरा एक्टिंग पर ही है। नहीं, मैं करियर के लिए बात नहीं कर रही हूँ, एक शौक होता है, हॉबी होती है। अच्छा, हॉबी कि एक्टिंग के अलावा और क्या करते हैं फ्री टाइम में, जैसे होगा कुछ? एक्टिंग शुरू करने से पहले मैं एक्चुअली स्टोरी बोर्ड्स करता था। फॉर एग्जांपल एड्स, म्यूज़िक वीडियोस के लिए टी शर्ट्स भी बनाई है मैंने। तो एक स्केचिंग का था शौक मुझे, पर पिछले कई सालों से मैंने प्रैक्टिस नहीं किया है, क्योंकि अभी मुझे अपने करियर पे फोकस रखना है, कंसंट्रेट करना है। इसीलिए मेरी ज़िंदगी ही बस फोकस सिर्फ एक्टिंग पर ही हो चुकी है। आई मीन स्क्रिप्ट्स को पढ़ना, डिसाइड करना कैसी फिल्में करनी है, और जब फिल्म मैं कर रहा हूँ तो फिर उसको कैसे परफॉर्म करना है, कौन से कैरेक्टर को कैसे परफॉर्म करना चाहिए। तो इस वक्त सब फोकस मेरा वहीं पे है। बट हाँ, एक्टिंग के अलावा मेरा ज़्यादा ड्राइंग पर था। माई हॉबी वॉज टू ड्रॉ, और ट्रैवलिंग, ट्रैकिंग, इन सब चीज़ों में मेरी काफ़ी इंटरेस्ट है। एंड एक दो साल बाद शायद मैं उन चीज़ों को ज़्यादा करूँगा कंपेयर टू टुडे। तो अब तो बिल्कुल टाइम नहीं मिलता होगा? अभी टाइम नहीं मिलता है ऑब्वियसली नॉट, टू ट्रैवल, टू ट्रैक एंड ऑल, नो। और मैं चाहूँगा कि कम से कम ट्रैकिंग तो शुरू कर लूँ मैं। ओके, सेट्स पे का हम बात करेंगे। सेट्स पे आपके किस तरह का माहौल था? जैसे कि 2 लड़कियां, 1 लड़का, किस तरह का माहौल? एक्चुअली दोनों एक साथ तो नहीं थे, क्योंकि गुल और रायमा के सीन्स हैं नहीं एक साथ। तो जब गुल होती थी तब रायमा नहीं थी, जब रायमा होती थी तब गुल नहीं होती थी। सो
ऑन सेट आई गेस मैं तो था हमेशा, लड़कियां आती जाती थी। ओके आपके लिए ऑल्टरनेट मौजूद हाँ। थे। तो ये बताइए कुछ खास बात, कुछ इंटरेस्टिंग कुछ हुआ हो आपके साथ सेट पे? पूरा थ्रू आउट ही इंटरेस्टिंग ही रहा है, स्पेशली बिकॉज हमारे जो डीपी हैं और हमारे जो डायरेक्टर हैं दोनों बहुत इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स हैं। उनको गुस्सा बहुत जल्दी आता है और वो ठंडे भी बहुत जल्दी हो जाते हैं। तो दैट वाज इंटरेस्टिंग, आई मीन टू वॉच देम वर्क। दोनों में बहुत ही टैलेंट है, तो ऑफ कोर्स टू सी देम वर्क वाज रियली नाइस। एंड देन गुस्सा भी आता है, तो देन टू सी देम फाइट वाज आल्सो वेरी नाइस। तो हमेशा कुछ ना कुछ होता रहता था सेट पर। Okay, अभय जब से आपकी एंट्री हुई, 4-5 फिल्में कर ली आपने, अब आपने एक स्टैंड बना लिया। आप जैसे कि अभी आपने बताया कि देओल से हट के अब अभय पे ज़्यादा लोग कॉन्सेंट्रेट कर, अभी तक आपके साथ कोई नाम नहीं जुड़ा है, कुछ इसका आपको मलाल है कहीं भी? नाम किसी लड़की का रूमर्स नहीं उठ रहे हैं आपके लेकर? रूमर्स, हाँ अच्छा है ना, अच्छी बात है। मैं नहीं चाहता हूँ कि लोग मेरी पर्सनल लाइफ पर कंसंट्रेट ज़्यादा करें और मेरे प्रोफेशनल लाइफ पर कम, क्योंकि मेरी यही कोशिश रही है कि मैं अपने काम को पहले दिखाऊं लोगों को, यू नो, पहले वहाँ पे कंसंट्रेट करूँ मैं। और क्योंकि मैं इस इंडस्ट्री में पैदा हुआ हूँ, मैंने देखा है कि बहुत आसानी से एक छोटी बात बड़ी हो जाती है। इसलिए मेरी कोशिश यही रही है कि पर्सनल लाइफ को थोड़ा अलग रखो। ऐसा नहीं है कि मैं अपने आप को छिपाना चाहता हूँ, मैं अपनी गर्लफ्रेंड को छिपाना चाहता हूँ, ऐसी बात भी नहीं है। बस यही है कि जब कुछ अच्छा शुरू होता है एक लड़का और लड़की के बीच, एक मैन एंड वुमन, बिटवीन अ मैन एंड अ वुमन, तो एक प्राइवेसी की ज़रूरत पड़ती है वहाँ पे, क्योंकि प्राइवेसी को लेकर ही एक स्पेस मिल सकती है फॉर द रिलेशनशिप टू ग्रो। मैंने अक्सर देखा है कि जब एक रिलेशनशिप के बारे में लिखा जाता है और पब्लिक हो जाती है वो इन्फॉर्मेशन, तो एक प्रेशर सा आ जाता है परफॉर्म करने का, मतलब कि क्या अच्छा ये कहाँ जा रही है रिलेशनशिप, एक टैग बन जाता है माय गर्लफ्रेंड माय बॉयफ्रेंड, और फिर एक्सपेक्टेशंस भी आ जाती हैं। अगर एक प्राइवेट स्पेस में रहेगा वो, तो फिर आप खुद डिसाइड कर सकते हैं ये कहाँ जा रहा है। कोई प्रेशर है नहीं एक दूसरों को प्रूव करने के लिए कि हम एक दूसरे से इतना प्यार करते हैं कि हम शादी करने वाले हैं या हमारी इन्वॉल्वमेंट इतनी डीप है। तो इसलिए मैं हमेशा अलग रखता हूँ। जब मेरी रिलेशनशिप सीरियस हो जाएगी तब मैं ऑफकोर्स वो पब्लिक भी कर सकूँगा।